हेलो जनता, मैं गगन मक्कड़ आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर आ गया हूं आप लोगों के बीच क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन का एक बहुत कंसाइज वन शॉट लेके, जिसमें आपको 1 से सवा घंटे के अंदर बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं कवर कर दूंगा। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके साथ साथ या थ्रू आउट द सेशन 1 घंटे के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बता दूंगा जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई अगर आप इस सेशन को चाहे अभी देख रहे हो, चाहे अपने एनुअल एग्जाम्स के नजदीक देख रहे हो, यहां से आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को अगर सब टॉपिक वाइज बहुत डिटेल्ड तरीके से सेशन चाहिए तो उसके लिए भी प्रबंध किया जा रहा है। सब मिलेगा आपको इसी चैनल पे। इसके साथ साथ माइंड मैप्स भी आने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिससे आपको हर चैप्टर 10 मिनट के अंदर आप अच्छे से समराइज कर पाओगे, रिव्यू कर पाओगे। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जी कर लो, है ना, वरना बहुत देर हो जाएगी। कहीं इधर उधर से पढ़ने लगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम होगा और बहुत कम कंटेंट मिलेगा। यहां पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आप लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने को मिलेंगी, तो आप अपनी पेस पे उसको देख पाओगे। तो चलो यार कहानी को चालू करते हैं। तो हम लोग यार 11th में रिलेशंस के बारे में सीख कर आए हुए हैं, बेसिक चीजें पढ़कर आए हुए हैं। अब बेटा देखो, बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर रिलेशंस के हमने ना एक तरीके से 2 थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो बेटा अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो देखो, आपका एक सेट होता है ए, दूसरा सेट होता है बी। आपको पता है रिलेशंस का मतलब क्या है कि आप ए के किसी भी एलिमेंट को, लेट अस से कि कोई एक्स एलिमेंट है सेट ए में और कोई वाई एलिमेंट है बेटा सेट बी में, आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को रिलेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। आप लोग इसके ऊपर रिलेशन को डिफाइन करोगे। आप बोलोगे कि भैया जी एक्स जो है ना वो भाई वाई का भाई है, या फिर जो एक्स है वो वाई की बहन है, या फिर जो एक्स है वो वाई के पापा हैं, मम्मी हैं। मैथमेटिकल रिलेशंस की बात करूं तो बेटा आपका x जो है वो y से 2 बड़ा है, या फिर मॉड ऑफ x माइनस वाई आपका 2 है, 3 है। तो ये क्या है बेटा, आपने कुछ रिलेशन डिफाइन करे। इस रिलेशन के हिसाब से आप क्या करोगे, एक्स वाई उठाओगे। एक्स वाई को क्या बोला जाता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। इन ऑर्डर्ड पेयर को उठाओगे जो आपके रिलेशन को जस्टिफाई करेंगे, और आप उसको क्या करोगे, रिलेशन के सेट में डाल दोगे, है ना। मतलब यहां पे कहानी क्या हुई, आपने सबसे पहले एक रिलेशन को डिफाइन किया, है ना। कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन को आपने डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्स और वाई एलिमेंट को पकड़ा जो उस रिलेशन को जस्टिफाई करते थे, वो आपके रिलेशन के सेट के अंदर आ जाएंगे, जो भी उस रिलेशन को जस्टिफाई करेंगे। फिर हमने एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आप बोल सकते हो ए क्रॉस बी। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यार अगर रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हम लोगों को लॉजिक समझ आ जाता है कि यार एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइंड है, इसके हिसाब से एलिमेंट्स हमको मिले और हमको ये पता चल गया कि ये ए क्रॉस बी के सबसेट है। लेकिन सर अगर हर एक सबसेट की बात करूं ए क्रॉस बी के, तो क्या हर एक सबसेट में कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड मेरे को ऐसा विजुअलाइज हो जाएगा? ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। क्या आपको ए क्रॉस बी के हर एक सबसेट में क्या आपको रिलेशन ऐसे डिफाइन हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर अनलेस मेंशन्ड ना हो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? वो तो सिर्फ मेरी साइड की कहानी हो जाएगी, मैं तो कुछ भी सीख सकता हूं, है ना, मैं तो कुछ भी सोच सकता हूं। तो आप लोगों को इस तरीके से समझना है कि आप लोगों को 2 तरीके से विजुअलाइज करना है रिलेशंस को। पहला कि जब आपको एक डिफाइंड रिलेशन दिया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर्ड पेयर्स को इमेजिन करोगे फ्रॉम सेट ए एंड बी, और उसको आप बोलोगे कि यार इस रिलेशन को होल्ड करने वाले ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये सेट बन रहा है मेरा। एक दूसरा बेटा क्या एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होता है। क्या वर्ड बोला मैंने, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, मतलब थ्योरेटिकल मीनिंग। आपको वहां पे रिलेशंस को डिफाइन करते हुए सोचना नहीं है या विजुअलाइज नहीं करना। आपको क्या एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग अपने दिमाग में रखना है, जहन में रखना है कि आप लोगों के ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे आप उसको रिलेशंस बोलोगे। आप लोगों को वो रिलेशनशिप क्या है उस पे तवज्जो नहीं देना है, आपको वो विजुअलाइज नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि बेटा थ्योरेटिकल मीनिंग है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली एज्यूम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं कोई सा भी सेट बोल दूं, यार मान लो आप लोगों को बोल दूं कि यार ए सेट में मेरे 1 2 3
ये एलिमेंट है और मेरे बी सेट में, ध्यान से समझना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ गगन मक्कड़ सर सिखा रहे हैं ये आपको। यहां पे बोल देता हूं मैं ए बी सी, ठीक है बेटा, ए बी सी, आजा भाई, हाँ ए बी सी। तो अब बेटा अगर मैं एक रिलेशन लिख दूं ऐसा, ठीक है, एक मैं रिलेशन लिख दूं, मान लो 1 और ए, सिर्फ 1 और ए, ठीक है। मैंने यहां पर कोई सा भी रिलेशनशिप जो है ना वो डिफाइन नहीं किया कि किस तरीके से मैंने 1 और ए को चूज क्यों किया है। आपको सिर्फ इतना दिख रहा है ना कि जो ये 1a है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें से एक एलिमेंट ये होगा, तो मतलब जो आपने यहां पे लिखा है ये एक रिलेशन है। तो अगर आप कोई सा भी सबसेट उठा लेते हो ए क्रॉस बी में से, वो आपका रिलेशन होता है बाय अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, बाय थ्योरेटिकल मीनिंग। हम लोग इसमें रिलेशनशिप क्या है उसके अंदर नहीं घुसते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो यहां के आगे अब हम लोग चलते हैं बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके पास सेट ए में, अगर आपके पास सेट ए में p एलिमेंट्स है और सेट b में q एलिमेंट्स है, तो बेटा a क्रॉस b में आपके पास कितने एलिमेंट होंगे बेटा, p इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, p इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। अब अभी मैंने आपको बताया बाय एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग और बाय थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, एवरी सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज अ रिलेशन, इज कॉल्ड अ रिलेशन। रिलेशनशिप क्या है उसके ऊपर नहीं जाना है, भूल जाओ। जब क्वेश्चन में दिया होगा तो रिलेशनशिप हम लोग समझ के एलिमेंट्स को उठा लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हमको एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग भी दिमाग में रखना है कि हमारे a क्रॉस b का हर एक सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं p इंटू क्यू एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर। तो आप लोगों को पता है नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर pq, यही यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को आपके इंटरनल स्कूल एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को भी मिलेंगे। तो चलो चालू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की कहानी। तो बेटा सबसे पहले आते हैं एम्प्टी रिलेशन पे। अब बेटा एम्प्टी रिलेशन क्या है, आर रिलेशन आर सेड टू बी एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब अभी आप लोगों को बताया कि बेटा जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप इस तरीके से सोचो कि आपने उस ए क्रॉस बी में से किसी भी एलिमेंट को नहीं उठाया, किसी भी एलिमेंट को नहीं उठाया, मतलब जो आपका रिलेशन है वो क्या है बेटा, खाली रह गया। क्या रह गया, खाली रह गया, वॉइड रह गया। तो मतलब आप लोगों ने ए क्रॉस बी में से कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर को अपनाया नहीं, उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया, है ना, एम्प्टी रख दिया आपने उसको। तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा, एम्प्टी रिलेशन। दैट मींस अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज गेटिंग रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। मतलब आप कोई सा भी ए क्रॉस बी में से ऑर्डर्ड पेयर नहीं उठा रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये आपका क्या हो गया बेटा, एक तरीके से नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन को बेटा फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है बेटा, जैसे आपको पता होता है ना यूनिवर्सल ट्रुथ, कि वो अब एकदम सत्य है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बेटा, आप जब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स उठा के रिलेशन में डाल दो, रिलेशन के सेट में डाल दो, मतलब आपका जो रिलेशन का सेट है और ए क्रॉस बी का सेट है उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब अब आपका रिलेशन जो है वो सबसेट नहीं है, रिलेशन और जो आपका ए क्रॉस बी है वो सेम है। मतलब आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करा है, रिलेट किया है। आ रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। दैट मींस जो आपका ए क्रॉस बी है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आप रिलेशन में देख पा रहे हो। आप ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आपने रिलेशन में डाल दिए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ध्यान से विजुअलाइज करो मेरे साथ, ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट होंगे,
जब आप इसमें से कोई सा भी एलिमेंट नहीं उठाओ, चाहे आपको रिलेशन का डेफिनेशन दिया हो या फिर अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, मतलब आप इसका कोई सा भी सबसेट उठाओगे तो वो रिलेशन तो होगा। तो आपने क्या किया, इसका कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं उठाया, ठीक है, चाहे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था या फिर आपने वैसे ही कोई नल सेट ले लिया, तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, एम्प्टी रिलेशन। अगर आपने ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर उठा के अपने रिलेशन के सेट में डाल दिए, तो आपने क्या किया, एक यूनिवर्सल रिलेशन को वहां पे डिफाइन किया, ठीक है। अब बेटा इन दोनों रिलेशन को ना एक टर्म दी जाती है, ध्यान से समझना, इन दोनों के दोनों रिलेशन को क्या दिया जाता है, ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ट्रिवियल रिलेशंस। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं ये कि मेरे नंबर ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस कितने होते हैं, मेरे नंबर ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 हो गए मेरे, है ना, जो एक नल सेट और एक कंप्लीट सेट, है ना, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ट्रिवियल रिलेशंस हो गए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर कि अगर मेरे पास पी क्यू एलिमेंट थे तो बेटा 2 की पावर पी क्यू क्या था, इतने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस थे। इसमें से अगर मैं ट्रिवियल रिलेशन यानी कि -2 कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन, दैट विल बी इक्वल टू, तो बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दूंगा, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ, 2 की पावर पी क्यू -2, ठीक है, 2 की पावर पी क्यू -2। चलो इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, तो 2 की पावर पी क्यू में से आपने 2 को क्या किया, माइनस कर दिया, 2 की पावर पी क्यू -2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो बेटा अब आते हैं थोड़े से और टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। हम लोग नल रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब बेटा थोड़े से और रिलेशंस के बारे में जानते हैं। तो चलो यार अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि मान लो बेटा आपका कोई सा भी सेट है ए और आप ए क्रॉस ए ही ले रहे हो, इस तरीके से इसको सोचते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो आपने क्या किया, आपने रिलेशन डिफाइन किया इन अ सेट ए, उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलोगे, इफ ए कॉमा ए, दैट मीन्स दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी इंक्लूडेड इन योर रिलेशन वेदर इट इज डिफाइंड और बाय एब्स्ट्रैक्ट चॉइस, ठीक है। ये रिलेशन आप लोगों का ऐसा एक, अगर आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर अपने रिलेशन में दिखेगा, इमेजिन होगा, विजुअलाइज होगा, तो आप बोलोगे कि ये भैया जी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब आप जो खुद हो वो खुद से रिलेट कर पा रहे हो। एक तरीके से ध्यान से समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप लोगों को रिफ्लेक्सिव किस तरीके से समझना है, मान लो आप लोग कोई सा भी एलिमेंट उठाते हो सेट ए का, ठीक है, मान लो सेट ए का कोई सा भी एक एलिमेंट था बेटा 2, तो 2 आपस में ही 2 से रिलेटेड होकर रिलेशन में दिखना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो आपका जो एलिमेंट आप पिक कर रहे हो वो खुद से रिलेट होता हुआ दिखे, चाहे वो आपको डेफिनेशन दी हो, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट चॉइस से आपको एक रिलेशन आपको एज अ सबसेट दिख रहा हो। अगर आपको उसमें ऐसा एलिमेंट दिखेगा, दैट मीन्स ए कॉमा ए, या फिर आप किसी एलिमेंट को उसी से रिलेट कर पाओगे, मतलब खुद से रिलेट कर पाओगे, तो आप उसको बोलोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके अभी एग्जांपल्स भी बताऊंगा। सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया है, सिमेट्रिसिटी आप लोगों को बहुत जगह दिखेगी मैथ्स में। तो अगर आप एक रिलेशन डिफाइन करते हो जहां पे आप बोलते हो कि यार A1 और A1 और A2 अगर आपका रिलेशन में फिट बैठ रहा है, तो आपका बेटा A2 A1 भी रिलेशन में फिट बैठना चाहिए, ठीक है, A2 A1 भी रिलेशन में फिट बैठना चाहिए। तो सिमेट्रिक का बोलोगे, अगर आपका A1 A2 रिलेशन के सेट में है, इट इंप्लाइज दैट आपका A2 A1 भी रिलेशन के सेट में दिखना चाहिए, है ना, वो उसको जस्टिफाई करता हुआ दिखना चाहिए। उसके बाद बेटा ट्रांजिटिव की बात क्या करते हैं, ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर A1 A2 आपका रिलेशन में है, A2 A3 आपका रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि A1 और A3 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो अब ध्यान से मुद्दे की कहानी सुनो आराम से।
आपका रिफ्लेक्सिव क्या है बेटा? जब आप एक एलिमेंट को उससे खुद से रिलेट करोगे, ठीक है, एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से दिखेगा आपको, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जब रिफ्लेक्ट करते हो अपनी हरकतों को, तो आप खुद से ही खुद की हरकतों के बारे में सोचते हो ना कि क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो यहां पे इसलिए आपको A, A ये है आप लोगों को याद करने का भी तरीका, कि अगर आप भूल जाते हो, कंफ्यूज होते हो कि सर कहां पे क्या रहता था, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब कि आपको खुद की हरकतों पे रिफ्लेक्ट करना है। तो आपका जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटेड रहेगा। ये आप लोगों को चेक करना है कि वो खुद से रिलेटेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसके बाद सिमेट्रिक की बात क्या है कि बेटा अगर मेरी हरकतें तुझको डिफाइन करती हैं तो तेरी हरकतें मुझको डिफाइन करेंगी। दैट मीन्स कि अगर मैं किसी और के साथ हूं तो वो मेरे साथ भी दिखना चाहिए। समझ रहे हो? एक तरफा प्यार नहीं, मुझे तुमसे प्यार है तो तुम्हें भी मुझसे प्यार होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर A1 A2 आपको रिलेशन के सेट में दिखता है तो A2 A1 भी दिखना चाहिए। उसके अलावा बेटा ट्रांजिटिव का क्या है? आपको दिख ही रहा है, ट्रांजिटिव मतलब कि एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर A1 A2 आपका रिलेटेड है और A2 A3 आपका रिलेटेड है, तो बेटा A1 और A3 भी रिलेटेड होना चाहिए। जैसे बेटा मेरा भाई का भाई मेरा भी भाई हुआ ना, इसी तरीके से अगर A1 A2 रिलेटेड है, A2 A3 रिलेटेड है, इसका मतलब होना चाहिए कि A1 और A3 भी रिलेटेड है। अब बेटा ऐसा कोई भी रिलेशन होगा ना जो आपको रिफ्लेक्सिव भी दिखे, सिमेट्रिक भी दिखे, ट्रांजिटिव भी दिखे, आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको बोलोगे कि भैया जी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन A रिलेशन R इन अ सेट A इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R is reflexive, symmetric and transitive at the same time। ठीक है, क्लियर कहानी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब देखो, अब बेटा एक रिलेशन R मैंने डिफाइन किया है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स बाय A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ देखो बेटा यहां पे अब क्या किया गया है, मेरे को ना एक रिलेशन दे दिया गया है, तो अब मेरे को इसके हिसाब से चीज़ों को विजुअलाइज करना है। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि आपका रिलेशन क्या डिफाइंड है, 2A + 3B, जहां पे A और B क्या है बेटा? आपके ऑर्डर्ड पेयर है ना? A और B क्या है बेटा? आपके ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब कहानी को ध्यान से समझना, ठीक है, अब कहानी को ध्यान से समझना। अब उसने बोला है कि 2A + 3B डिविजिबल बाय 5 for all A, B belongs to set of integers, examine if R is reflexive relation or not। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बेटा? कि खुद से ही आपको रिश्ता देखना है और देखना है कि वो चीज़ होल्ड हो रही है नहीं हो रही। तो अगर A, B खुद से रिश्ता देखना है, मतलब आपका A और B सेम है, सबसे पहली बात तो आप कोई सा भी A, A टाइप का एलिमेंट ले लो, A टाइप का एलिमेंट ले लो और देख लो कि आप इसके ऊपर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो। तो आपने क्या किया, तो आपके पास 2A + 3A क्या बन जाएगा बेटा? 5 है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है यस इट इज कमिंग आउट टू बी डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल है, मतलब कि A, ऐसा एलिमेंट, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों का ये गिवन रिलेशन को अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहा है, मतलब ये आप लोगों का एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये आप लोगों का एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो एक दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बाय, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, 2A + 3B इज डिविजिबल बाय 5 फॉर ऑल, एग्जामिन इफ R इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन Z। अब बेटा पहले हमने चेक किया था रिफ्लेक्सिव के लिए, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। ध्यान से सीखना, सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता है कि सर अगर मेरे पास A, B है जो इस रिलेशन को होल्ड करे, तो सर B, A अपने आप ही होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ध्यान से देखो बेटा, 2A + 3B है। अब उसने बोला है इफ एंड ओनली इफ 2A + 3B इज डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या है, ये मेरे को गिवन होता है, ये मेरे को प्रूफ करना होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा दिखना चाहिए। तो आपको पता है कि क्या है बेटा, कि गिवन है कि अगर मैं A, B एलिमेंट लेता हूं तो 2A + 3B इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5।
तो अब आपको प्रूफ करना है कि अगर आप a की जगह b डाल दो और b की जगह a डाल दो, मतलब 2b + 3a शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें, सारी की सारी कहानी बेटा वही है। तो ध्यान से देखो बेटा, 2b + 3a है। आप सबसे पहले बताओ, आपको ये चीज़ पता है कि ये जो है आपका 5 से डिविजिबल है। तो यार इसको ना किसी और तरीके से तोड़ मड़ोड़ के मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सीखना, इसको मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तोड़ मड़ोड़ के लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बात करूँ बेटा 3a को अगर मैं 2a दे देता हूँ तो मेरा 5a बन जाता है। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी दिखानी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा 2b, इसको अगर मैं 5b बना दूं तो मेरे को पता है बेटा यहां पे 3b मेरे को दिख रहा है। तो इन दोनों का सम भी 5b, इन दोनों का सम भी 5b। इसी ऑब्जर्वेशन को मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, यही आपकी अप्रोच है। इसी को बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को एबिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। बेटा अब ये सब चीजें आप लोगों को खुद से सोचना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे बेटा, यहां पे आपने लिख दिया 5a और एक काम करता हूं यहां पे लिख देता हूं +5b। ठीक है, +5b लिख देता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस देखो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2b चाहिए ना, 2b चाहिए तो बेटा 3b, और बेटा 3a चाहिए तो -2a, है ना, -2a। अब बेटा देखो ये क्या है, 5a + 5b, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या आएगा, 2a + 3b। अब ध्यान से देखो, ये आपका कुछ और नहीं है, 2b + 3a ही है। यहां पे बेटा 5 कॉमन लोगे तो ये पहले वाली टर्म भी 5 से डिविजिबल और 2a + 3b 5 से डिविजिबल है। ये आप ऑलरेडी गिवन है, आपको मानना है। ये यही मान के तो ये प्रूफ करना है ना कि b, a जब आप डालोगे तो भी वो रिलेशन को होल्ड करेगा। तो देखो b, a डाल के हमने ये प्रूफ कर दिया कि आपको जो मिल रहा है वो आपका 5 से डिविजिबल है। दैट मीन्स a, b अगर आपका रिलेशन में है तो b, a भी आप लोगों का रिलेशन में है। ठीक है, क्लियर है ना, यहां पे कहानी क्लियर हो गई ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स की। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एक और एग्जांपल है जहां पे आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में चीजें समझ आएंगी। अब ध्यान से देखना, आप लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है p ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय a, b सच दैट आप लोग n क्रॉस n मतलब n पे ही रिलेशन बना रहे हो। अब रिलेशन क्या है बेटा, a इज अ डिवाइजर ऑफ b। ठीक है, a इज अ डिवाइजर ऑफ b। एग्जामिन वेदर p इज ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट n। तो ध्यान से एक बात को समझो, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो a, b, ठीक है, आप अगर a, b एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हो जहां पे आप लोगों को ये रिलेशन गिवन है। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चंस दो टाइप से बनते हैं। एक जगह वो रिलेशन डिफाइन करके आप लोगों को बोलेगा कि आप सोचो कि ये खुद के साथ होगा नहीं होगा। अगर a b से रिलेटेड है उस तरीके से तो क्या b a से भी रिलेटेड होगा। अगर a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है तो क्या a और c में आप वो रिलेशन डिफाइन कर पाओगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि आप लोगों को वो एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन दे देगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन कोई सा भी लिख देगा, वहां पे अगर आपको a, a टाइप के एलिमेंट दिखेंगे तो आप बोल दोगे रिफ्लेक्सिव है। अगर वहां पे आपको 1, 2 दिख रहा है लेकिन 2, 1 नहीं दिख रहा तो आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज है। तो अब बेटा आपको क्या बोला गया है, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि a इज डिवाइजर ऑफ b, a इज डिवाइजर ऑफ b। अब बेटा ध्यान से समझो, अगर a इज डिवाइजर ऑफ b और मैं एक और लेता हूं बेटा bc लेता हूं कोई, ठीक है, मैं bc ऑर्डर पेयर भी लेता हूं, तो यहां पर बेटा आपको पता है b इज डिवाइजर ऑफ c। तो आपको प्रूफ क्या करना होता है बेटा, टीपी मतलब टू प्रूफ क्या है कि जो आपका a और c होगा वो भी सेम रिलेशन होल्ड करेगा, तब इसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। दैट मीन्स a इज अ डिवाइजर ऑफ तो आपको पता है a is divisor of b is divisor of c, that in itself means that a is divisor of c।
तो आप ये प्रूफ कर चुके हो कि भाई ए और सी में भी ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। अगर ए और बी में रिलेशन होल्ड करता है, बी और सी में रिलेशन होल्ड करता है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू यहां पे हमने जो लॉजिक लगाया, ए और सी में भी ये रिलेशन होल्ड करेगा, हेंस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बेटा एक और क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखना। यह आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत प्यारा एग्जांपल है आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन को इमेजिन करने के लिए। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर, अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब बेटा आपको ट्राइंगल्स का सेट दे दिया गया। आपको पता है इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, आपको ट्राइंगल्स का सेट दे दिया गया है और उसमें से सबसेट क्या निकाला है, मतलब रिलेशन क्या निकाला है। ऐसे ट्राइंगल्स चूज करने हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, अब उसने बोला है कि बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोगों को उसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्राइंगल उठाऊं और दूसरा ट्राइंगल उठाऊं, सेम ट्राइंगल उठाऊं, तो क्या एक ट्राइंगल अपने आप से के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता है ना। रिलेशन क्या है कि आपको इन दोनों एलिमेंट्स में, इस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स में कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। तो क्या अगर मैं एक ट्राइंगल को उठाऊं तो क्या वो खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। अ ट्राइंगल टी इन इटसेल्फ इज कॉन्ग्रुएंट विद इटसेल्फ। दैट मीन्स कि आप लोगों को ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये भैया जी रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। चलो अब आते हैं सिमेट्रिक पे। अगर बेटा आपका कोई ट्राइंगल T1 है और दूसरा ट्राइंगल T2 है, अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इसका मतलब होता है कि T2 और T1 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सही है तो ये भी सही है, मतलब आप लोगों का ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। उसके बाद अगर आपका T1 और T2 रिलेटेड है, मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट विद T2, अगेन आपका T2 और T3 भी रिलेटेड है विद दिस रिलेशन, दैट मींस T2 इज कॉन्ग्रुएंट विद T3। क्या इसका मतलब है कि T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे यस सर, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B एंड B इज कॉन्ग्रुएंट टू C, दैट मींस A इज कॉन्ग्रुएंट टू C। तो आपका T1 और T3 भी क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस इस रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि ये भैया जी हमारे क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव रह गया, ट्रांजिटिव भी है। तो आपने तीनों के तीनों रिलेशंस यहां पे करके दिखा दिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, हेंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो बेटा अब ना इक्विवेलेंस क्लास पे आते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को ना ये टॉपिक समझ नहीं आता है, तो ध्यान से समझना। मैं एक ना एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको इसको एलैबोरेट कर दूंगा बहुत अच्छे से। अब बेटा इक्विवेलेंस क्लास, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो किताबों में डेफिनेशन दिखेगी वो दिखेगी ये कि आपको कोई सा भी गिवन एन आर्बिटरी इक्विवेलेंस रिलेशन R, कोई भी आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया गया है इन एन आर्बिटरी सेट X, किसी भी सेट X से आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन R को उठाया है। अब R जो है आपका डिवाइड करता है X को इन म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स A कॉल्ड पार्टीशंस और सब डिविजन्स ऑफ X सैटिस्फाइंग। अब बेटा ये सब चीजें ना आपको तब समझ आएंगी जब आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझोगे। ध्यान से समझना, आपको क्या दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z, दैट मीन सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय रिलेशन A, B वेयर 2 डिवाइड्स A माइनस B। आपको इसको सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास किसके लिए कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ना इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो। तो चलो अब पेन कम चलाएंगे और दिमाग ज्यादा चलाएंगे। अगर मैं बात कर दूं बेटा रिफ्लेक्सिव की, तो आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है बेटा, 2 डिवाइड्स A माइनस B। तो अगर मैं एलिमेंट को खुद से ही रिलेट करके देखूं कि ये चीज जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही, तो A माइनस A दैट मीन 0। तो क्या बेटा आपका 2 0 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, कि मतलब ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो अगर आपका
2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो क्या b माइनस a को भी 2 डिवाइड करेगा? आप खुद सोच के देखो, बिल्कुल करेगा यार, बिल्कुल करेगा। ठीक है, आप कोई से भी इंटीजर्स की वैल्यूज भी यहां पे डाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा ये आप, क्योंकि अगर a माइनस बी बेटा डिविजिबल है 2 से, तो b माइनस a तो डिविजिबल होगा, है ना। जैसे आपने पढ़ा भी है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नेगेटिव इवन इंटीजर्स, है ना। उसके बाद अगर बेटा a माइनस बी आपका डिविजिबल है 2 से और b माइनस a, अब बेटा देखो ट्रांजिटिव में बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग शो कर रहे हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको पता है कि a माइनस बी आपका डिविजिबल है बाय 2। ठीक है, फिर आपको पता है कि बेटा एक दूसरा एलिमेंट मैं ले रहा हूं b और c। ठीक है, तो b माइनस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, देन यू हैव टू प्रूव दैट a माइनस c इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, तिगड़म लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। तो आपको पता है कि a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है और b माइनस सी अगर 2 से डिविजिबल है, अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ठीक है, ध्यान से देखो, तो आप लोगों का माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट क्या मिलेगा, a माइनस सी मिलेगा। इसी को 2 से डिविजिबल प्रूफ करना है, तो a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है तो मतलब ये एक इवन नंबर है, b माइनस सी भी अगर 2 से डिविजिबल है तो ये आपको इवन नंबर है। तो अगर आप इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड करते हो, 2 2 4 4 कभी भी करके देख लो, आपको एक इवन नंबर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट है दैट मीन्स a माइनस सी दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। इवन नंबर आपको 2 से डिविजिबल वाला रूल दिखाएगा ही दिखाएगा, मतलब ये वाली चीज आपने अपने आप ही सही प्रूफ कर दी, है ना, कि अगर ये दोनों होगा तो ये अपने आप होगा ही होगा। दैट मीन्स ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। तो आपको यहां पे समझ आ गया कि भैया जी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ER से डिनोट कर रहा हूं, मैंने ये प्रूफ कर दिया। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे। नेक्स्ट 5 मिनट आपको जो समझाऊंगा, आपके सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बच्चे भागते हैं इस टॉपिक से, छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझना। बहुत से टीचर्स मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, देख लेना कोई से भी रीसेंट वन शॉट्स किसी भी टीचर के उठा के, आप लोगों को ये टॉपिक स्किप हुआ दिखेगा, क्योंकि ये बच्चों को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो टीचर अपनी जिम्मेदारी से ही भाग जाते हैं, लेकिन हम नहीं भाई। तो ध्यान से समझो, आप लोगों ने देख लिया कि यार यहां पे ना आप लोगों को देखो a माइनस बी 2, अब आप बेटो आपको सेट z से ही तो a और b उठा रहे हो ना, सेट z से ही तो a और b उठा रहे हो, तो आपको पता है कि यार अगर 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो आपका जो a माइनस बी मतलब जो डिफरेंस है ये आपको इवन नंबर की तरह दिखनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव इवन हो, नेगेटिव इवन हो, कुछ भी हो। तो अगर मैं बोलूं बेटा a की जगह मैं 0 डाल दूं और b की जगह मैं 2 डाल दूं, ठीक है, प्लस माइनस 2 कुछ भी डाल दूं, तो आपको पता है कि भैया जी यहां पे आप लोगों को इवन नंबर वाली चीज दिख जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा कि आप लोग 0 के साथ बेटा प्लस माइनस 4 भी ले सकते हो, है ना, यहां से भी आपको एक इवन नंबर मिलेगा। फिर आप लोग बेटा 2 के साथ प्लस माइनस 4 भी ले सकते हो, है ना। आप फिर बेटा 4 के साथ प्लस माइनस 6 भी ले सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, इवन नंबर के साथ इवन नंबर चलाओगे, क्योंकि इवन नंबर माइनस इवन नंबर क्या होगा, आप लोगों को इवन नंबर माइनस इवन नंबर क्या देगा, इवन नंबर देगा। तो ये रिलेशन जस्टिफाई करेगा, होल्ड करेगा। आप लोग बेटा आप देखो यहां पे ना, आप लोग ध्यान से समझना, अगर मैं इसको हटा दूं तो ऐसे ही ना आप 0 को सारे के सारे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इवन नंबर से रिलेट कर सकते हो, और ये वाला रिलेशन होल्ड कर जाएगा, है ना, क्योंकि आप 0 का किसी भी इवन नंबर से जब आप सबट्रैक्शन देखोगे तो आपको ये चीज होते हुए दिखेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं ऑड नंबर ले लूं, मान लो कि 1 ले लेता हूं, ठीक है, आप मैं काम करता हूं 1 से चालू कर देता हूं। तो आपको पता है 1 के साथ मेरे को ऑड नंबर ही लेना पड़ेगा, प्लस माइनस 3 टाइप का। अगेन 1 के साथ मेरे को प्लस माइनस 5 टाइप का, क्योंकि ऑड माइनस ऑड आपको इवन नंबर देता है। तो आप खुद देखो बेटा, यहां पे जो चलेंगे ना वो इवन नंबर्स का सेट चलेगा एक, ठीक है, यहां पे जो चलेगा वो ऑड नंबर्स का सेट चलेगा।
तो आप ध्यान से देखो, आपने जो ये इंटीजर्स की जगह वैल्यूज उठाई हैं, है ना। अब बेटा इवन भी इंटीजर्स होते हैं, ऑड भी इंटीजर्स होते हैं, लेकिन आप लोग दिख रहे हो कि यहां पे जो आपके सबसेट्स निकल के आ रहे हैं ना, ऐसी वैल्यूज जो आपके यहां पे रिलेशन को होल्ड करवा रही है, वो अपने आप में एक सेट बना रही है ना। जैसे इसको मैं बोल सकता हूं कि यार ये इवन नंबर्स का सेट बन रहा है जिसमें 0 इंक्लूडेड है। तो इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है जहां पे आप 1 से बाकी सारे ऑड नंबर्स को रिलेट करके लिख रहे हो। आप खुद से देखो, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है। डिसजॉइंटेड वर्ड आया होगा, डिसजॉइंटेड कहां लिख रहा है, डिसजॉइंटेड सबसेट्स। तो आप लोगों के बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं, ये है तो सारे के सारे A क्रॉस B में ना, लेकिन A क्रॉस B में ये अलग अलग अगर आप उठाते हो तो आपको दिख रहा है कि ये आपके इस रिलेशन को होल्ड करवा रहे हैं, लेकिन इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बेटा आप लोगों के ऐसे जितने भी सबसेट्स होंगे, जब आप उसका यूनियन लोगे तो आपको आपका सेट ही मिलेगा, कंप्लीट सेट ही मिलेगा। अब एक बारी आप पढ़ के देखो, अब आप एक बार इसको पढ़ के देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI मतलब इक्विवेलेंस क्लास आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल I, मतलब आपस में रिलेटेड होगा, है ना। एक सबसेट में जो भी होंगे वो आपस में रिलेटेड होगा। नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ, मतलब यहां पे दो इक्विवेलेंस क्लास है ना, तो इनके बीच में कोई भी आप लोगों को इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिखेगा। आप 0 को 1 के साथ नहीं उठा सकते, 2 को 3 के साथ नहीं उठा सकते, क्योंकि आपका रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। अब आपको दिया हुआ है, आपकी जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास बनती हैं, अगर आप उसका यूनियन लेते हो तो आपको सेट X मिल जाता है, ठीक है। आपको सेट X मिल जाता है, मतलब जिस सेट से आप अपनी वैल्यूज को उठा रहे हो, ठीक है। उसके बाद AI इंटरसेक्शन AJ, मतलब अगर आप इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब इन सबसेट्स का इंटरसेक्शन देखोगे, कॉमन देखोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, दैट मीन 0 मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं सबसेट्स को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है। तो जब आपको एक रिलेशन दिया हो जो कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो, जब आप उसमें सबसेट्स देखते हो, ठीक है, सबसेट्स देखते हो, तो ऐसे सबसेट्स जो होते हैं, ऐसे सबसेट्स जिनका इंटरसेक्शन आप लोगों को नल दिखे, ठीक है, कि इसमें मेरे अलग मेंबर्स हैं, इसमें मेरे अलग मेंबर्स हैं, इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, आप इसको क्या बोलते हो, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हो। और ये बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों को ये विजुअलाइज करने के लिए, सीखने के लिए। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं, फंक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है। फंक्शन एंड इट्स टाइप, तो ध्यान से सीखना बेटा। फंक्शन क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, आप लोगों को ये पता है, 11th में सीख कर आए हुए हो। और X एंड Y भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, कि आप A से B को रिलेट करोगे थ्रू अ फंक्शन f। अ फंक्शन और मैपिंग f फ्रॉम x इनटू y रिटर्न एज f x टू y इज अ रूल बाय विच, ध्यान से, ईच एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको सेट A के उठाने होंगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो, इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y बिलोंगिंग टू y, देन f इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, द एलिमेंट्स ऑफ x। ये सब चीजें हम लोग अभी सीख लेते हैं, डेफिनेशन पे नहीं जाना है, विजुअलाइज करना है चीजों को। तो आप लोग फंक्शन को कैसे समझ सकते हो, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे आप लोगों का जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, पहले एलिमेंट को मैं A से डिनोट कर रहा हूं, दूसरे एलिमेंट को मैं B से डिनोट कर रहा हूं। तो आपको क्या बोल रहा है कि आप किसी भी सेट से, मान लो कि अगर आप सेट A से उठा रहे हो ये फर्स्ट एलिमेंट, तो सबसे पहले तो सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर किसी को आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहला रूल। फिर दूसरा रूल कि आपकी A की ना 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, कि मतलब A की शादी अगर B से हो गई ना तो A की शादी C से नहीं हो सकती। तो मतलब जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में देखोगे तो A अगर B के साथ दिख रहा है तो A C के साथ नहीं दिख सकता, अगर दिखेगा तो आप इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हो। इसको सबसे बेहतरीन सीखने का तरीका है इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना, आप लोगों को पूरा का पूरा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बोलता हूं
कि ये एक कोई सा भी डब्बा है जिसमें आप कुछ भी फंक्शन रख रहे हो, फंक्शन को डिनोट कर देते हैं fn से। तो अगर इस फंक्शन में कोई इनपुट वैल्यू जाएगी, इनपुट वैल्यू क्या है और कुछ नहीं, इनपुट वैल्यू आपको सेट ए से मिल रही है जिसको आप x एलिमेंट या फिर a एलिमेंट बोलते हो, ठीक है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर में दिखता है। तो अगर आप सेट ए से कोई इनपुट वैल्यू डाल रहे हो फंक्शन के अंदर तो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट बेटा आप लोगों को क्या बोलते हो, आप आउटपुट को y बोलते हो, या तो आप अगर रिलेशन के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करो तो a कॉमा b में a आपका आउटपुट है, b आपका क्या है, इमेज है, या फिर a आपका इनपुट है, सॉरी, b आपका क्या है, आउटपुट है या फिर इमेज है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि सर एक तो सारी की सारी इनपुट वैल्यूज हम लोगों को लेनी पड़ेगी, कोई भी इनपुट वैल्यूज हम छोड़ नहीं सकते, और आपको आउटपुट भी क्या मिलेगी बेटा, आप लोगों को वन एंड ओनली आउटपुट मिलेगी। मतलब हर एक इनपुट के लिए वन एंड ओनली आउटपुट होनी चाहिए। और इसी को बेटा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आपने फंक्शन के अंदर x वेरिएबल को भेजा, मतलब इनपुट को भेजा, तो आपको क्या मिला, y मिला, आउटपुट क्या मिला, y मिला। आपने पढ़ा भी होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने x इनपुट डाली तो आपको y मिली। अब इसको फंक्शन कब बोलेंगे, फंक्शन को आपको किस तरीके से समझना है कि x की आप सारी की सारी वैल्यूज जब डालोगे तो आपको वन एंड ओनली इमेज मिलनी चाहिए, वन एंड ओनली y मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक बारी हम लोग इसको मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि यहां पे मेरा एक सेट A है बच्चों और यहां पे मेरा सेट B है। मैंने बोला कि यहां पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहां पे मेरे पास एलिमेंट है A B C D। तो अगर मैं बेटा यहां पे 1 2 3 4 में से किसी को भी छोड़ दूं ना तो वहीं पे ही मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये इसको आप बोलोगे कि अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आपको सेट ए के सारे एलिमेंट्स को इनपुट बनाना ही बनाना है। क्या करना है, इनपुट बनाना ही बनाना है। आपने जब फर्स्ट एलिमेंट को फंक्शन के अंदर भेजा, ये आपकी इनपुट है, फंक्शन के अंदर भेजा तो आपको आउटपुट मिला ए, मतलब 1 को आपने ए के साथ रिलेट कर दिया अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है। मान लो 2 को जब मैंने भेजा तो आपको आउटपुट मिला सी। मैंने आप लोगों को दोबारा से बोला कि भैया जी 3 को भेजा तो आपको मिला बी। फिर आप बोलोगे सर कि 2 को भेजा ना तो दोबारा डी भी मिल रहा है, मतलब 2 एज अ इनपुट सी भी दे रहा है आउटपुट और डी भी दे रहा है, तो ये आपका दोबारा से फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं हो सकती, एक इनपुट उसकी सिंगल आउटपुट, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, जो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है ये कि आपकी किसी भी 2 इनपुट की सेम आउटपुट हो सकती है, ये पॉसिबल है। जैसे 1 का आउटपुट भी बेटा ए हो जाए और 2 का आउटपुट भी हो जाए। यहां पे 1 की भी वन एंड ओनली इमेज ए है, 2 की भी वन एंड ओनली इमेज ए है, मतलब कोई वायलेशन नहीं हो रहा, बस दोनों की इमेज जो है वो सेम है। इसी कॉन्सेप्ट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, जो मैं सिखाता भी हूं, कि अगर आप 1 को ए और बी या सी एक से ज़्यादा इमेज से जोड़ोगे, मतलब आप एक लड़के को बोलोगे कि 2-3 शादी कर ले तो वो गुनाह है, वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि 2 ही लड़कों को एक लड़की से प्यार हो जाए, है ना, ये चीज़ पॉसिबल है कि 2 लड़कों को एक लड़की से प्यार हो जाए, तो ये पॉसिबल है। तो आप लोगों की 2 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नो लेफ्ट आउट एलिमेंट, किसमें, सेट ए में, ठीक है, सेट ए में कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, 1 एंड ओनली 1 इमेज, 1 एंड ओनली 1 इमेज, ठीक है। अब बेटा कुछ ना बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो ये सेट ए में सारी की सारी इनपुट वैल्यूज का जो सेट है इसको आप बोलते हो डोमेन। जो ये सेट भी है, पूरा का पूरा सेट भी, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अब बेटा हो सकता है ना कि इस सेट बी में से कुछ जो है एज आउटपुट आए ना, है ना, कुछ एलिमेंट्स एज आउटपुट आए ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एज इमेज कभी आए ना किसी भी इनपुट के लिए, तो यहां पे कुछ चीजें छूट सकती हैं, वो अलाउड है। तो आप लोगों का जो भी सेट होगा जिसमें आपकी सारी की सारी इमेजेस होंगी,
है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो आपको ये समझ आया कि जो भी होगा सर रेंज होगा तो सेट बी के अंदर ही ना। दैट मीन्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये चीज हम लोग 11th में भी पढ़कर आए हुए। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं तो बेटा आता हूं मैं 1-1 फंक्शन पे। ठीक है, अब आ रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे। तो बेटा 1-1 फंक्शन क्या है मेरा, 1-1 फंक्शन आपको जैसे नाम से ही पता चला है कि एक का नाता एक से, एक का नाता एक से। अब आप सोचोगे सर 1 एंड ओनली 1 का मतलब तो यही होता है कि एक का नाता एक से, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा सेट ए में 2 का नाता एक से भी हो सकता है, 3 का नाता एक से भी हो सकता है, हर किसी का नाता एक एलिमेंट से हो सकता है। लेकिन यहां पे आपका एक का नाता यहां पे 2 से नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इमेजिन करो इसको कि आप लोग सेट ए ले लो पहले 1 2 3 4, और आप एक सेट बी ले लो ए बी सी डी। तो 1-1 का मतलब क्या है कि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए कि अगर 1 का आउटपुट ये, 2 का आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है बेटा, एक 1-1 फंक्शन दिखा रहा है कि आपका 1 और 2 का प्यार कॉमन नहीं है, 1 और 3 का मतलब हर एक के अलग अलग प्यार है। ठीक है, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है कि भाई तुझे भी वो लड़की पसंद है, मुझे भी वो लड़की पसंद है। ठीक है, तो आपका ये 1-1 फंक्शन होता है। दैट मीन्स कि अगर आप लोग ऐसा लिख के देखो कि मान लो कि मेरा एक x1 इनपुट है और एक x2 इनपुट है, तो अगर मैं इनको फंक्शन के अंदर भेजूंगा, मतलब f ऑफ x1 देखना चाहूंगा और f ऑफ x2 देखना चाहूंगा, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आपका f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी अलग अलग होगा। अगर ये दोनों सेम हैं तो ही आपकी इमेज आपको सेम मिलेगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड, यही यहां पे आपको लिखा हुआ है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस सेशन को मैं 1 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेच करूं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम लोग बेटा मैनी टू वन फंक्शन पे। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। मैनी टू वन का मतलब क्या है कि आपको यहां पे एक से ज़्यादा लड़के एक ही लड़की के पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। आप यहां पे जिस तरीके से देख रहे हो बेटा कि आपका ए का इमेज भी 2 दिख रहा है, बी का इमेज भी 2 दिख रहा है। अब ये फंक्शन तो है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि ए की भी एक 1 एंड सिंगल इमेज है, बी की भी एक 1 एंड सिंगल इमेज है ना। और यहां पे देखो ये तीसरा एलिमेंट छूटा भी हुआ है, तो मतलब सेट बी में एलिमेंट छूट भी सकता है। यहां पे अगर कोडोमेन की बात करूं तो 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन रेंज की बात करूं तो जो एज इमेज दिख रहा है 1 2। ठीक है, तो यहां से आपको यह भी दिख गया कि आपका जो रेंज है इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आपको यहां पे दिखा, देखो नाम से कैसे, मैनी, एक से ज्यादा लोग एक को चाह रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैनी वन। क्या बोला जाता है, मैनी वन। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन टू बेटा, हाँ, और देखो 1-1 फंक्शन को एक इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैनी वन फंक्शन हो गया। फिर आते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ऑन टू फंक्शन क्या है कि बेटा जहां पे आप लोगों की कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए, मतलब आपके सेट बी में ऐसा कोई सा भी एलिमेंट ना बचे जो एज इमेज ना दिख रहा हो। जैसे यहां पे 1 2 3 सबके सब एज इमेज दिख रहे हैं, आउटपुट दिख रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा सेट भी मेरा रेंज के अंदर आ रहा है। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। एक इनटू फंक्शन भी होता है जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक टास्क दूंगा क्योंकि आप लोगों को खुद से भी कुछ मेहनत करनी है। सारी चीज़ें टीचर आपके ऐसे स्पून फीड नहीं करेगा। तो इनटू फंक्शन के बारे में एक बार गूगल करना और समझने की ट्राई करना कि क्या होता है, और कमेंट बॉक्स में भी बताना मेरे को। तो यहाँ पे देखो अपने आप ही तुम लोगों को पता चल रहा है कि सबसे पहले तो ये एक मैनी वन फंक्शन भी है ना, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का प्यार एक ही है, एक ही इमेज मिल रही है मेरे को। तो आप लोगों को मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले तो फंक्शन के लिए आप क्या चीज़ें देखोगे कि अगर आपकी 1 इनपुट पे आपको 1 ही आउटपुट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इसको जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना कि आप लोग अगर एक इनपुट डालते हो तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगी, लेकिन आप लोगों की 2 डिफरेंट इनपुट की एक सिंगल आउटपुट हो सकती है। ठीक है, आपकी किसी भी एक इनपुट की 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकती, लेकिन आपकी 2 डिफरेंट इनपुट की एक सिंगल आउटपुट हो सकती है। ठीक है, वेरी क्लियर।
चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आता है बेटा 1 ऑन टू फंक्शन, और इस फंक्शन का हमारे मैथमेटिक्स में ना बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि 1 ऑन टू फंक्शंस का इन्वर्स निकाला जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से इसका यूज है। तो बेटा 1 ऑन टू फंक्शन क्या है कि जो 1 भी हो बेटा ऑन टू भी हो। 1 मतलब कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए शुड बी corresponded, should be related, should give my image as unique image। ठीक है, सबकी इमेज क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिक होनी चाहिए, और सेट बी में कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो मतलब 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। तो भाई अभी तक हम लोग रिलेशंस के बारे में समझ चुके हैं अच्छे से, उसकी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन भी समझ चुके हैं, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में भी समझ लिया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन पे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। उसके बाद हमने फंक्शंस की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, उसको एनालाइज भी कर लिया है, विजुअलाइज भी कर लिया है, प्लस हमने टाइप ऑफ फंक्शंस में 1 ऑन टू, मैनी वन फंक्शन, ये सब के सब कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, और इसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो बहुत ध्यान से समझना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है क्या। सबसे पहले तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सर आप फंक्शंस को ना आपस में कुछ मिलाने वाला कार्य करने वाले हो, इतनी चीज सबको समझ आ गई। तो बेटा देखो अभी ना इस डेफिनेशन को छोड़ दो, और जो मैं आपको समझा रहा हूं ना उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना। आपने क्या किया बेटा, f फंक्शन के अंडर एक इनपुट वैल्यू x को भेजा, ठीक है, आपने x को एक f फंक्शन के अंडर भेजा, तो आपको आउटपुट मिला f ऑफ x, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम y। ठीक है, अब जो आपको आउटपुट मिला ना बेटा f फंक्शन के थ्रू, आफ्टर मैपिंग x अंडर f आपको y मिला, तो जो ये आपका आउटपुट है आपके लिए यही क्या बन जाएगा बेटा, इनपुट बन जाएगा फॉर फंक्शन g। तो आप y को क्या करोगे बेटा, अंडर g फंक्शन भेजोगे, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, g ऑफ y। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं कि यार कुछ और z मिल गया। ठीक है, z मिल गया। तो आप ओवरऑल अगर इसको पिक्चराइज करोगे ना बेटा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, कि आपकी ना एक मशीन यहां पे लग रखी है, ये मशीन का मतलब है फंक्शन, आपकी एक मशीन यहां पे लग रखी है f नाम की, आपने इसके अंदर एक x इनपुट को भेजा, इस मशीन ने आउटपुट निकाल दिया बेटा y। अब यही जो आउटपुट है ना, ये आपने एक दूसरी मशीन के अंदर भेजा, जिसको आपने बोल दिया g फंक्शन। तो आपके g फंक्शन के लिए यही आपका क्या बन गया बेटा, इनपुट बन गया। बहुत आराम से विजुअलाइज करना। तो g फंक्शन ने बाहर निकाल दिया आपका c। ठीक है, c को और कुछ नहीं बोलते, बल्कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज g ऑफ y। बहुत सिंपल है। तो आपने देखा किस तरीके से पहले आपने x को f के अंदर डाला, फिर आपने जो f से आउटपुट निकला उसको g के अंदर डाला, और एक फाइनल आउटपुट मिली। आपको यहां पे दो मशीनें दिख रही हैं। तो अगर मैं इन दोनों मशीनों को एक मशीन से रिप्लेस करना चाहूं, तो बेटा वो मेरी मशीन क्या कहलाएगी, वो मेरी मशीन कहलाएगी गॉफ, जो यहां पे आपको दिख रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूं, तो मेरी मशीन का नाम होगा गॉफ, मेरी मशीन का नाम होगा गॉफ। तो अगर मैं यहां पे x वेरिएबल डालूंगा, तो बेटा मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा जो यहां पे फाइनल आउटपुट मिल रही है, दैट इज c। तो ध्यान से आप इस चीज को समझो, ये आपको बहुत कम जगह, बहुत कम लेक्चर्स में इस तरीके से समझाया जाएगा, यहां तक कि बुक्स में भी इतना क्लियरली नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका g ऑफ f ऑफ x और कुछ और नहीं है, एक ऐसी मशीन है जो इन दोनों मशीन को रिप्लेस कर दे, मतलब ज्यादा एफिशिएंट मशीन है ये, है ना। यहां पे आप जब इनपुट डाल रहे हो तो आपको वही आउटपुट मिल रही है जो यहां पे फाइनली मिल रही थी आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम g फंक्शन। तो ये होता है हमारा g ऑफ f ऑफ x, और गॉफ को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x। तो आप थोड़ा सा सीरीज को अच्छे से समझिए। आपने x डाला f के अंदर, तो आपको y मिला, यानी कि f ऑफ x मिला। फिर आपने बेटा इसको कहां डाल दिया, g फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो g फंक्शन के अंदर डालोगे तो बेटा क्या ही मिलेगा, यही मिलेगा ना, बस यही हमारा क्या है, गॉफ मशीन। तो आपने डायरेक्टली a को c से रिलेट कर दिया थ्रू फंक्शन गॉफ। अब बेटा गॉफ के साथ ना एक और कॉम्पोजिशन होता है जो आप लोगों को पढ़ना है, फॉग। अब फॉग क्या होता है सर, फिचुक फिचुक वही वाला क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो बेटा नहीं,
ये भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो बेटा गॉफ बनता है कब? जब आप पहले एफ को रखो बाद में जी को रखो। फॉग कब बनेगा? जब आप पहले जी को रखोगे बाद में एफ को रखोगे ना, तो आपको फॉग फंक्शन यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनता हुआ दिखेगा। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद यहां पे आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की, और इस पे एनसीईआरटी में बतेरे क्वेश्चंस है जहां से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से विजुअलाइज हो जाएगा। तो आपको इस लेक्चर के बाद तुरंत सबसे पहला जो काम करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बना डालने हैं विद एग्जांपल्स। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे भी जाएंगे अपन लोग। तो बेटा देखो, इन जनरल फॉग एक्स दैट मींस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इन जनरल गॉफ इज 1 1 implies that f is 1 1 and गॉफ is on to implies that g is on to। तो बेटा आपको ना एनसीईआरटी में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर फंक्शन f मेरा 1 1 है, फंक्शन g मेरा 1 1 है, तो आपका गॉफ फंक्शन भी 1 होगा। जैसे ही मैंने आपको बोला है ना, तो आप समझ गए होंगे कि सर यहां पे मतलब हर एक की यूनिक इमेज है, यहां पर भी हर एक की यूनिक इमेज है, तो ऑब्वियस सी बात है सर यहां पर भी हर एक की यूनिक इमेज होगी, है ना। आपको समझ आ गया कि हाँ सर ये ट्रू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि अगर एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है, तो क्या गॉफ ऑन टू होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना है एनसीईआरटी से। तो चलो यार, एक इसी पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एक इसी पे बेस्ड बच्चों हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट से, आप लोगों को चीजें समझ आ जाएगी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की। आपका एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। तो बेटा देखो, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f, और उसमें आपको ये दिया हुआ है सेट a, ये दिया हुआ है सेट b। ठीक है, ये आपकी इनपुट वैल्यूज, ये आपकी आउटपुट वैल्यूज हो सकती है, मतलब ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, इनपुट और आउटपुट वैल्यूज दे रखी है। ये तो सारी की सारी इनपुट वैल्यूज बनेगी ही बनेगी, क्योंकि सेट ए में आप कोई सा भी एलिमेंट छोड़ नहीं सकते हो, वरना वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, है ना। अब यहां पे ये क्या है बेटा, ये आपकी कोडोमेन है। तो इसमें से जो आपकी इमेज बन जाएगी उनका कलेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। देखते हैं कि सारी की सारी इमेजेस बनेंगी नहीं बनेंगी, वो आगे रीड करने पे पता चल जाएगा। उसके बाद एक जी फंक्शन है बेटा, उसके लिए देखो 3 4 5 9, तो ये हो गया आपका बी सेट, ये हो गया आपका सी सेट, इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब बी फंक्शंस डिफाइंड एज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो बेटा 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है बेटा 4, और 5 की इमेज आपकी सेम है, दैट इज 5। तो 9 वाला एलिमेंट छूट गया। ठीक है, इतना भी मैंने ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद आपको बेटा जी फंक्शंस की भी वहां पे वैल्यूज दी हुई हैं। तो अब आपको निकालना है क्या, गॉफ। क्या निकालना है बेटा, गॉफ। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि गॉफ होता क्या है सर, गॉफ होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैंने क्या बोला था, ये एक ऐसी कंबाइंड मशीन है जो यहां पे आपके सेट ए के एलिमेंट्स की डायरेक्टली क्या दे देगी, आउटपुट दे देगी, है ना। तो फटाफट से एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या डालो, 2 डाल के देखो। तो आपको बताना है कि जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या होगा। तो आपको पता है एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 के बराबर है, दैट मींस जी ऑफ 3 क्या होगा, जी ऑफ 3 किसके बराबर गिवन है, 7 के बराबर गिवन है। तो मतलब जब आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और वही देख लो यहां पे आपको दिख भी रहा है। या इस क्वेश्चन के थ्रू आप कॉम्पोजिशन को रियलाइज भी कर सकते हो कि हाँ सर, आपने पहले एफ फंक्शन को कार्य में लिया, फिर जी फंक्शन को कार्य में लिया, तो कुछ आंसर मिल रहा था। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ने सर एक बारी में ही कंबाइन कर दिया उन दोनों फंक्शंस को, और डायरेक्टली मेरे को वो 7 की आउटपुट दे दी। सिमिलरली आप बोलोगे सर एक काम करो, जी ऑफ एफ ऑफ 3 भी फाइंड आउट करके बता दो। तो बेटा एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 4। जी ऑफ 4 किसके बराबर है बेटा, अगेन 7 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो आपको यहां से कहानी समझ आ रही है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कहानी समझ आ रही है। तो आपका गॉफ 3 किसके बराबर हो गया बेटा, 7 के बराबर हो गया। गॉफ 2 किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। ऐसे ही आप गॉफ 4 भी निकाल लेना, गॉफ 5 भी निकाल लेना। मैं थोड़ा सा सेशन में आगे बढ़ता हूं। चलो, तो अब आते हैं बेटा इन्वर्टिबल फंक्शंस पे। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी आपके लेक्चर्स ना इस प्लेटफॉर्म पे डल रखे हैं। तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर मेरे से पढ़ा है तो मैंने उसके बेसिक्स में आप लोगों को बताया था।
कि कौन से फंक्शंस को आप इन्वर्स कर सकते हो, कब आपका इन्वर्स पॉसिबल होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे। तो मैं आपको समझाने वाला हूं इन्वर्टेबल फंक्शन। सबसे पहले तो आपको विजुअलाइज कैसे करना है। तो यार मान लो कि आप ना किसी फंक्शन को बोल देते हैं कि कोई फंक्शन है f, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, आपकी x इनपुट को y बना रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, आपने एक x वेरिएबल को, x इनपुट को अंडर फंक्शन f भेजा, दैट इज f ऑफ x किया, तो आपको एक आउटपुट मिला y। तो अब इनवर्स है क्या बेटा, इनवर्स एक ऐसी मशीन है जो इसके उल्टा काम कर जाए। ठीक है, दैट मींस अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक f इनवर्स नाम की मशीन है, तो अगर मैं इस f इनवर्स में बेटा y भेजूंगा ना, तो मेरे को एज अ आउटपुट क्या दे देगी, x दे देगी। क्या दे देगी, x दे देगी। तो आपको एक चीज यहां पे समझ आ रही होगी कि सर आपने f इनवर्स के अंडर किस फंक्शन को भेजा है, किस वेरिएबल को भेजा है, आई एम सॉरी, y को भेजा है, तो आपको x मिल रहा है। तो आपका जो ये f इनवर्स इज इक्वल टू x दिख रहा है बेटा, यही नोटेशन है आपके इनवर्स फंक्शन की। तो आपका अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये क्या है, ये वाले फंक्शन को डिनोट कर रहा है। और जैसे ही मैं यहां पे x लिखना चालू करूंगा, x को अलग करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, f इनवर्स y। ये है मेरा इनवर्स फंक्शन। अब आप जब इस स्टेटमेंट को रीड करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने विजुअलाइज कर लिया कहानी, सारी की सारी कहानी। तो अगर मैं बोलूं बेटा ये मेरा आपका सेट ए था, मतलब डोमेन थी, और यहां पे f ऑफ x मतलब जो भी मेरी इमेजेस थी वो रेंज बनाएंगी, बोलो हाँ या ना। तो अब आप क्या कर रहे हो बेटा, इसी वाले रेंजेस को f इनवर्स के लिए क्या बना रहे हो, इनपुट बना रहे हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो डोमेन है, क्या जो आपकी यहां पे डोमेन है, वो क्या यहां पे आपकी रेंज बन गई है, यहां पे जो आपकी रेंज है, क्या वो यहां पे आपकी डोमेन बन गई है। दैट मीन्स इनवर्स करते ही हमारी डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। अ फंक्शन f from x to y is defined to be invertible if there exists a function, देखो ध्यान से देखो, there exists a function g। अब ये g फंक्शन और कुछ नहीं है, इनवर्स फंक्शन है of f, that is y to x। उल्टा खींच दे आप लोगों को, such that gof is equal to identity in x and fog is equal to identity function in y। In y, yes, the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse। अब बेटा यहां पे ये gof और fog कैसे आ गया, सर ये कॉम्पोजिशन से कहां से रिलेट कर रहा है। तो ध्यान से मेरी बात को समझना, एक और बात मैं तुम लोगों को समझाता हूं। जैसे मैंने बोल दिया यहां पे, अब ध्यान से देखना कि कॉम्पोजिशन फंक्शन से हम लोग इस चीज को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक फंक्शन f लिया बेटा, इसमें आपने x को भेजा, आपको क्या मिला, y मिला। फिर आपने एक फंक्शन g डाल दिया आगे, तो आपको ये इनपुट डालने के बाद पता चल रहा है कि यार आपको ना x ही मिल रहा है, मतलब जो आपका इनपुट था वही आपका आउटपुट हो गया। क्या हो गया बेटा, आउटपुट हो गया। तो आपका जो ये g फंक्शन है एक्चुअली आपको इनवर्स कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, आपकी वैल्यूज को इनवर्स कर दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां से यहां रिलेट करूंगा, तो अगेन ये गॉफ होगा, गॉफ होगा। तो गॉफ क्या है बेटा, गॉफ आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन की मतलब जहां से चालू किया था वहीं पर ही आके ले गया है। और ये जी क्या है, दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स, दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स। ठीक है, तो आपका इसलिए यहां पे g ऑफ f ऑफ x आई एक्स के बराबर दिख रहा है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन इन x, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे आपका गॉफ फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब जब आप f और f इनवर्स को कंपोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, f और f इनवर्स को कंपोज कर रहे हो, तो बेटा आपको अपनी ओरिजिनल इनपुट ही मिल जा रही है। दैट इज ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। उसके बाद आते हैं एन इंपॉर्टेंट नोट इज दैट इफ f इज इन्वर्टिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन f मस्ट बी 1 1 and on 2। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उस फंक्शन को 1 1 भी प्रूफ करना पड़ेगा और on 2 भी प्रूफ करना पड़ेगा। कहानी क्लियर है सभी को यहां तक। एंड कन्वर्सली इफ f इज 1 1 and on 2 देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। और ये चीज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सीखी है। जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आपको ये इनवर्स फंक्शन का यूज होते हुए दिखेगा वहां पे, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद बेटा देखो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकाला कैसे जाता है, उसका मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है। आप लोगों को ये चीज दी होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
मतलब y को x की टर्म्स में लिखकर दिया होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, और आपको पता है बेटा x क्या है, x इज नथिंग बट f इनवर्स y। तो आपको इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा f इनवर्स y डाल के, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस वेरिएबल चेंज करना है। उसके बाद आप वेरिएबल चेंज कर दोगे तो आपको फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। इस पे बेस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, और ये सब बच्चों को आता होगा, बहुत इजी है। चलो एक और सवाल करते हैं यार, है ना, एक और सवाल करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आराम से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हौले हौले से समझेंगे, ठीक है, हौले हौले से समझेंगे। और इसके बाद कौन सा वन शॉट चाहिए ये भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपको 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर ऐसा रिलेशंस एंड फंक्शंस इतने वेल कंपाइल्ड तरीके से किसी भी और चैनल पे मिल जाए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगा हो कि सर जेन्युइनली हमारे रिलेशंस एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट एकदम टॉप नॉच हो गए हैं, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। तो बेटा मेरे सेट ए की कहानी सबसे पहले ना मैं यहां पे, देखो हर क्वेश्चन को ना विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। हम लोग 11th 12th में आते ही ना विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं और ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा दो, सर जितने टाइप के क्वेश्चन करा सकते हो करा दो। बेटा सबसे पहले आपको ना चीजों को समझना है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 ये है मेरा सेट ए। अब बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, और ये रिलेशन है मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। किस पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव को याद करने का मैंने तरीका क्या बताया था, खुद को खुद के साथ, ठीक है, खुद को खुद के साथ देखो कि ये चीज अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। तो जब आप खुद को खुद के साथ देखोगे, मतलब a कॉमा ए यहां पे डालोगे, a कॉमा ए का मतलब क्या है बेटा, इट कुड बी 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना, क्योंकि आपका a से a पे अब रिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स इनटू a आपका रिलेशन डिफाइंड है। तो आपको पता चलेगा कि यार जब आप यहां पे दोनों जगह पे सेम एलिमेंट डालोगे तो यहां पे a माइनस ए दैट मीन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इवन नंबर है, बोलो हाँ या ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका इवन नंबर है। तो आपको पता चला कि ए जो है दिस बिलोंग्स टू आर एज 0 इज इवन। तो आपने रिफ्लेक्सिव इसको प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट जाते हैं बेटा किस पे, सिमेट्रिक पे। नेक्स्ट किस पे जाते हैं हम लोग, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की कहानी कैसे याद दिलाई थी, अगर तू मुझसे तो मैं तेरे से, दैट मीन्स अगर ए और बी में रिलेशन होल्ड करेगा तो बी और ए में भी करता हुआ दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो मैं उसको बोलूंगा कि भैया जी क्या बोलते हैं उसको यार, पंजाबी में भूल गया मैं, ठीक है, सद के जावा, हाँ सद के जावा, हाँ। तो सबसे पहले आप बोलो कि ए और बी में ये रिलेशन होल्ड करता है, दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, ठीक है, ये हमने मान लिया, ये ट्रू है। इट शुड इंप्लाई दैट बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। अब ये क्या करना पड़ेगा बेटा, टू चेक करना पड़ेगा ये। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे बेटा, यहां पे इसको घुमा दो। तो मेरे को एक बात बताओ, ये मॉड लगा हुआ दिख रहा है आपको बाहर, तो चाहे आप a माइनस बी का मॉड निकालो, चाहे आप b माइनस ए का मॉड निकालो, आप यहां पे कुछ भी रख के देख लो बेटा, है ना, आप यहां पे कुछ भी रख के देख लो। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि मान लो यहां पे मैं रख देता हूं यार 1 और 3 एलिमेंट को उठा लेता हूं, ठीक है, एक काम करते हैं 1 और 3 एलिमेंट को उठा लेते हैं। तो 1 माइनस 3 मतलब -2 का मॉड दैट इज 2 इवन, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 का मॉड 2। तो आपको पता है यहां पे अगर आप साइन चेंज भी कर रहे हो बिकॉज ऑफ मॉड इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, और आपको पता चल जाएगा कि अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है दैट इज इट बिलोंग्स टू आर, दैट देन मॉड ऑफ b माइनस a दैट इज b कॉमा a विल ऑल्सो बी इवन, विल ऑल्सो बी इवन।
तो आपकी कहानी यहां पे सिमेट्रिक की भी सही प्रूव हो गई कि हाँ भैया जी ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो अब आप लोगों को बस ट्रांजिटिव वाली चीजें प्रूव करनी है। अब यार बच्चों को प्रूव करने में ना रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वो लोग बहुत इजीली प्रूव कर देते हैं, जब भी ट्रांजिटिव की बारी आती है ना थोड़े से हाथ कांप लेते हैं। तो बेटा आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी से, बी सी से, तो बेटा आपका जो है ए जो है वो सी से भी उसी तरीके से रिलेटेड होगा। यार किसका फोन आ रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, बार बार ही फोन आ रहा है। तो अब आपको पता चला कि बेटा हमको अगर मॉड ऑफ बी ए माइनस बी इवन है और मॉड ऑफ बी माइनस सी, सी मैंने एक और एलिमेंट ले लिया, ये भी इवन है, तो हमको क्या प्रूफ करना है ट्रांजिटिव के लिए, दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से सोचो ए माइनस सी बना कैसे होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी से आपका ए माइनस सी बन जाएगा, राइट। तो आपको पता है कि इवन प्लस इवन करोगे जब आप 2 + 2 4 + 4 6 + 6 कुछ भी करके देख लो, आपको हमेशा इवन ही मिलेगा। हेंस आप मॉड ऑफ ए माइनस सी को भी इवन प्रूव कर चुके हो। दैट मींस ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी है। अब ऐसा फंक्शन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है एट द सेम टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो अगले पे आते हैं बेटा। ये रहा एक और क्वेश्चन, आप लोगों को यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकालना, दैट इज इनवर्स निकालना है। तो आपको अभी अभी मैंने प्रोसेस बताया बेटा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि आपको y दिया हुआ है 2x - 7/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा 4y + 7 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर y = f(x) है, तो बेटा यहां से जब x फंक्शन निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या, f इनवर्स y। तो आपका ये जो आ रहा है यहां पे आउटपुट, अगर आप y को इनपुट डालते हो तो ये किस फंक्शन के थ्रू आएगा, इनवर्स फंक्शन के थ्रू आएगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, f इनवर्स y = 4y + 7/2। ठीक है, बोलो समझ आ गया। अब बेटा यहां पे आपको कुछ नहीं करना, फाइनल स्टेप में सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देना होता है। तो y को x पुट कर दो, तो आपको क्योंकि f इनवर्स x पूछा गया है, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 4x + 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां पे हो गई कहानी खत्म। यार बहुत ज्यादा बारी इस इंसान का फोन बज रहा है। चलो सॉरी यार, चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ a = 1 2 3, b = this and f = this is a function from a to b, you have to state whether f is 1 1 or not। तो 1 1 कब होगा बेटा, कि जब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। तो आप खुद ही देख सकते हो कि 1 सिर्फ और सिर्फ 4 के साथ जा रहा है, 2 सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ जा रहा है ना, 2 सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ जा रहा है। तो मतलब किसी भी दो इंसान के सेम प्यार नहीं है, मिनिमम वाला केस नहीं है। और 3 जा रहा है 6 के साथ। आप इसको एरो डायग्राम से भी बना के दिखा सकते हो और बोल सकते हो, एज वी कैन सी every element in set A has a unique image in set B, hence it is a 1 1 function, hence it is a 1 1 function। ठीक है, समझ आ गई कहानी। चलो तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, आप लोगों को यहाँ पे फॉग और गॉफ को फाइंड आउट करना है ना। तो एक काम करते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, क्योंकि जिस स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे नॉक चालू हो गई है, दूसरे फैकल्टी आ गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को PYQs में भी दिख जाएगा और आपकी NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में अब थोड़ा सा अच्छा बेटर फील हो रहा है, प्लस नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, किसका वन शॉट चाहिए, ये भी बता देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड लाइकिंग दिस सेशन, एंड ऑब्वियसली आप शेयर तो करोगे ही करोगे अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।